बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी की एक श्रृंखला कर रहे हैं जिसमें 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पॉलिटी की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने छठी क्लास पूरा कर लिया है, 7वीं क्लास पूरा कर लिया है और 8वीं क्लास के कुछ चैप्टर जो आपके लिए रेलिवेंट हैं, आपको एक अच्छा शब्दकोश देने के लिए रेलिवेंट हैं और आपके अंदर पॉलिटी की एक बेहतर समझ बनाने के लिए रेलिवेंट है, वो चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो उन सारे चैप्टर्स को लेकर आज मैं आया हूँ आपके समक्ष। आशा करते हैं कि आप सभी इस सेशन को एंजॉय भी करते होंगे। अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यूपीपीएससी और ये जो पूरी की पूरी श्रृंखला है 6 से लेकर 12 तक पूरी की पूरी चलेगी आपकी, अभी 6 से लेकर 8 तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि 9 से लेकर 12 तक ये सेशन कब शुरू होंगे। इसके साथ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं जिसमें जीएस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऐसे एग्ज़ाम के लिए आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलता है। कंप्लीट सिलेबस इन द सेंस कि आप पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। जैसे अभी आप फ्री लाइव क्लास यहाँ पर देख रहे हैं, इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं करना पड़ रहा है, यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, वैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ फ्री में साइन अप करके आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। रात 9 बजे मेरी क्लास होती है, पॉलिटी की सवालों की क्लास होती है, जिसमें सवालों के थ्रू हम चर्चा करते हैं। तो उस क्लास में भी आप एंटर कर सकते हैं और उस क्लास में आकर आप ये देख सकते हैं कि आखिर जो आपकी परीक्षा के लिए रेलिवेंट है वो मटेरियल है या नहीं है। और मेरी ही नहीं, अलग अलग टॉप एजुकेटर्स हैं, उत्तर प्रदेश के सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, उनसे आप क्लास कर सकते हैं और उनकी क्लासेस देख सकते हैं। और आपको अगर यदि लगता है कि रेलिवेंसी यहाँ पर है, यदि आपको लगता है कि डिलीवरी आपको समझ में आ रही है और आपको लगता है कि आप यहाँ से पूरी की पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कहीं भी किसी भी जगह आप बैठ के क्लास कर सकते हैं। अच्छे एजुकेटर से पढ़ने का आपको अवसर मिलेगा, साथ साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब होता है भैया कि आप 2 साल के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो 2 साल के लिए आप कोई भी लाइव क्लास देख सकते हैं, किसी भी बैच में आप इनरोल करके पढ़ सकते हैं, किसी भी एजुकेटर की रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, किसी की भी पुरानी क्लास नई क्लास देख सकते हैं। यानी 2 साल तक शुरू होने वाले सारे बैचेज में आपको एक्सेस मिलता है। 2 साल तक जितनी भी क्लासेस चलती हैं, पुरानी नई और 2 साल के पहले भी जो चल चुकी हैं, वो क्लासेस भी आप इन 2 सालों के दौरान देख सकते हैं। और साथ साथ जो भी स्टडी मटेरियल आपको डिजिटल वे में प्रोवाइड किया जा सकता है, वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो भी आपकी परीक्षा के लिए रेलिवेंट होता है। आई होप अगर आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर हैं तो आपको इन सारी बातों के बारे में अच्छे से पता होगा। आप अपने दोस्तों से फीडबैक भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अभी इस समय जो आपका एनसीईआरटी का बचा हुआ सत्र है वो चैप्टर 8 से संबंधित है, चैप्टर 8 और चैप्टर 7 से संबंधित है और ये 8वीं क्लास की एनसीईआरटी है। अब 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में जो आपके रेलिवेंट चैप्टर हैं उनमें से एक चैप्टर है जिसमें हाशियाकरण की समझ बताने की कोशिश की जा रही है। हाशियाकरण का मतलब होता है कि किनारे कर देना, यानी किनारे ढकेल देना। इसका मतलब कि एक तरीके से ये एक असमानता को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी अनइक्वलिटी को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ वर्ग ऐसे होते हैं आपके समाज में जिन वर्गों को उनकी सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति की वजह से या किसी अन्य वजह से हाशियाकृत कर दिया। हाशियाकरण यानी कि उनको किनारे कर दिया जाता है, यानी वो शोषित होते हैं, वंचित होते हैं, वो मुख्य धारा में नहीं होते हैं और वो व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रह पाता है। और ऐसे समुदाय, जाहिर सी बात है सर, ऐसे किसी भी समुदाय को अगर बेदखल किया जाएगा, किसी भी समुदाय के साथ अगर अनटचेबिलिटी का बिहेवियर होगा, तो ऐसा समुदाय एक अलग थलग महसूस करेगा। उसे हमेशा बेदखली का क्या रहेगा, एहसास रहेगा। हालांकि ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा तोप मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ कि आप, जब मैं समझाऊंगा तभी आप समझ सकते हैं। एनसीईआरटी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने का जो तरीका होता है उस तरीके को थोड़ा सा बदलिए।
जिन बातों को वहाँ पर समझाया गया है उन बातों को एज अ मटेरियल आपको इस्तेमाल करना होता है कि ये हमारा शब्दकोश मजबूत करते हैं, ये हमारे लिए एक बेहतर समझ डेवलप करते हैं। बातें बहुत सरल भाषा में लिखी हुई हैं, इजी लिखी हुई हैं, पढ़ने के बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन उन बातों को समझकर आपको ये महसूस करना है कि कैसे ये हमारे भारत देश में एक चुनौती है और कैसे इन चुनौतियों से हम निपट सकते हैं और क्या क्या समाधान हम चुनौतियों के लिए पेश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाशियाकरण की बात की गई, तो हाशियाकरण हमारे भारत देश में आज भी एक बड़ा चैलेंज है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जब संविधान की रचना की तो वो इस बात से बखूबी अवेयर थे कि हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जिन वर्गों के साथ इस तरह का अन्याय होता है ना। हो सकता है वो वर्ग की सामाजिक स्थिति अलग हो, उस वर्ग की आर्थिक स्थिति अलग हो, उस वर्ग की शैक्षिक स्थिति अलग हो, अलग भाषा बोलते हैं, अलग ट्रेडिशन है, अलग रीति रिवाज हैं, अलग धर्म है। तो ऐसी वजहों के कारण उनकी जो सोशल कंडीशन है उसको कम आंका जाता है, और जब उनकी सोशल कंडीशन को कम आंका जाता है तो ऐसे लोग है ना जिनकी सोशल कंडीशन क्या है, हाँ सामाजिक हैसियत थोड़ी ज़्यादा है, तो वो लोग कमतर माने जाने वाले लोगों से क्या करेंगे, अलग व्यवहार करेंगे, है ना। और ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जिनकी सामाजिक स्थिति या सामाजिक हैसियत कमज़ोर है वो अपने आप को किनारे महसूस करेंगे, यानी हाशिए पर महसूस करेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम आज तक प्रोविजंस करते हुए आ रहे हैं। हालांकि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय प्रदान किया जाए, ये हमारे भारत देश के संविधान में अलग अलग जगह इसका वर्णन किया गया। इवन संविधान के भाग 4 का उद्देश्य ही यही है कि सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस की स्थापना की जाए। हमारे फाउंडिंग फादर्स इस बात को लेकर बहुत चिंतित भी थे, और हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस किए जिनकी वजह से एक इक्वलिटी हम क्रिएट कर पाते हैं, एक समानता हम क्रिएट कर पाते हैं, और जो कि हमारा लक्ष्य है आज भी। हालांकि हमारे भारत देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सुधार ग्रेजुअल होते हैं, और भारत देश में एक बड़ी चुनौती है कि भारत में कुछ ज़्यादा ही धीरे होते हैं। तो आज भी हम इन चुनौतियों से निपट रहे हैं धीरे धीरे करके, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, शिक्षा को बढ़ावा देकर, है ना। जितने भी एक सकारात्मक समाधान हो सकते हैं उन सारे के सारे सकारात्मक समाधानों को अपनाते हुए हम इन परिस्थितियों से, इन चुनौतियों से, इस अनइक्वलिटी से हम निपट रहे हैं। इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। खैर, आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि अगर किसी भी वर्ग की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति अलग अलग होती है तो वो अपने आप को ना चाहते हुए भी अलग महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के विपरीत एक दूसरा वर्ग उसी समाज में रहता है जिसकी सामाजिक स्थिति अच्छी है, तो उसके द्वारा किया गया व्यवहार उनके प्रति जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस व्यवहार की वजह से वो क्या होते हैं, अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। उसमें एक उदाहरण है आपके सामने, एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है आदिवासी। तो आज भी हमारे भारत देश में आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी का मतलब मूल निवासी होता है। लिखा हुआ है कि जैसे पहले ऐसे समुदाय हैं जो पहले जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत देश में लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है, और ऐसे इलाके जो खनन के इलाके हैं, ऐसे इलाके जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन के इलाके, बहुत सारे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो आदिवासियों के इलाके में। तो आप बखूबी अपने थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर जंगलों के साथ जीते आए हैं, जंगल वाले एरिया हैं, और ऐसे एरिया जहाँ पर मिनरल्स हैं, जहाँ पर खनिज हैं, जहाँ खनन होता है, और ऐसे एरिया जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, ऐसे एरिया अगर आदिवासी इलाकों में हैं तो जाहिर सी बात है कि आप समझिए कि धीरे धीरे करके जंगल भी समाप्त होंगे, है ना। धीरे धीरे करके ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आदिवासियों को वहां से पलायन करना पड़ेगा, अपने मूल स्थान को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, देखिए इसमें हाई भी लिखा भी हुआ है कि जैसे लिखा है कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है।
तो इन सारे के सारे, आप देखो ये सारे इलाके जितने आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, इन इलाकों को आपने इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पे भी देखा होगा, और इन इलाकों को आपने एक तरीके से खनन एरिया के तौर पे भी देखा होगा। ये वही इलाके हैं। अब आदिवासियों के बीच में, उनके बीच की बात की जा रही, उनके बीच में ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। ये जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासियों के अपने ट्राइबल रिलीजन होते हैं, है ना, अपने बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम से, हिंदू से, ईसाई से आदि धर्मों से बहुत अलग होते हैं। उनके अलग कल्चर होते हैं, उनके अलग क्या होते हैं, अलग परंपराएं होती हैं। और जाहिर सी बात है सर, आदिवासियों के कल्चर और परंपरा में अगर कोई दखलंदाजी देता है तो वो इसे सही नहीं मानते। अगर ऐसी कोई दखलंदाजी होती है तो अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसी वजह से देखिए कि हमारे भारत देश में केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण में कुछ ऐसे, जब हमारे भारत देश में ये कॉन्सेप्ट आपने अगर नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए कि यूनियन टेरिटरीज हमारे भारत देश में बने। उसके अनेक कारण हैं कि आखिर यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाई गई, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए। तो उनके कारणों में एक कारण ये भी था, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के पीछे का एक कारण ये भी था कि कुछ ऐसे क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र जो अलग कल्चर और अलग ट्रेडिशन वाले हैं, अगर उन क्षेत्रों को हम किसी राज्य में, जैसे कि अब तमिलनाडु है, ठीक है, अब तमिलनाडु एक स्टेट है और इसमें कुछ अलग वर्ग, अलग परंपरा, अलग ट्रेडिशन, है ना, वाले कुछ लोग हैं, इन लोगों को तमिलनाडु राज्य के साथ क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। तो देखिए हमारे भारत देश में लोकतंत्र का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा डीमेरिट होता है कि बहुसंख्यकवाद। तो तमिलनाडु की अन्य जनसंख्या बहुसंख्यक में है और इन्होंने सरकार चुना है, और वहीं एक क्षेत्र ऐसा है जो क्षेत्र अलग कल्चर का है। तो इनके साथ अन्याय हो सकता है, इनके साथ शोषण हो सकता है, या इन्हें इक्वल जस्टिस, समान न्याय हो सकता है, इनके लिए सुनिश्चित ना हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्य सरकार के प्रति एक आम धारणा होती है कि राज्य सरकार, है ना, राष्ट्रीय भावना की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ पाती है। ये एक डिमेरिट होता है, ये आम धारणा है, पूरी तरीके से एब्सोल्यूट सेंटेंस नहीं है, ठीक है। क्षेत्रीय सोच, क्षेत्रीय विचारधारा उसके लिए क्या होती है, क्षेत्रीय हित उसके लिए प्रधान होते हैं, बल्कि राष्ट्रीय हित उतना तवज्जो उस पर नहीं दे पाते हैं जितना तवज्जो क्षेत्रीय हितों को देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर बहुसंख्यकवाद इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती क्रिएट होगा, हो सकता है इनका कल्याण न हो पाए। तो ऐसी स्थिति में, और कहा जाता है कि जब केंद्र सरकार शासन करती है तो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए करती है, उसके लिए कोई क्षेत्रीय हित तवज्जो वाला नहीं होता है, बल्कि समस्त जनता का हित, पूरे क्षेत्र का, पूरे देश का हित तवज्जो पर होता है। तो ऐसी स्थिति में जब तक ये लोग मुख्य धारा में नहीं आ जाते, यानी ऐसे लोग जिनके कल्चर अलग हैं, जिनके ट्रेडिशन अलग हैं, जिनकी परंपराएं अलग हैं, जब तक वो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आ जाते, मुख्य धारा में नहीं आ जाते, लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित नहीं हो जाते, डेमोक्रेटिक वैल्यूज से परिचित नहीं हो जाते, तब तक उन पर केंद्र नियंत्रण रखे और उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश करे। तो यूनियन टेरिटरीज के बनने के पीछे के अन्य कारण भी थे, और उसमें एक कारण ये भी था, है ना, कि जनजातीय क्षेत्रों का होना, जनजातीय लोगों का होना, ठीक है। अब ऐसे लोग क्या होता है कि ऐसे लोगों का, मैंने कहा ना कि जो सामान्य आप धर्म देखते हैं, उन धर्म की परंपराओं से अलग इनकी परंपराएं होती हैं। ये अपने पुरखों की उपासना करते हैं, ये नेचर की उपासना करते हैं, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में ये देखा गया कि बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया। आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया, एक फैक्ट है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, अपनी उनकी लैंग्वेज रही हैं, और उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। मतलब आदिवासियों की भाषाएं बिल्कुल अलग रही हैं और ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी। सोचिए कितना पुराना कल्चर रहा है। तो अब आदिवासी क्षेत्रों के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि आदिवासी लोग जिन क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे जंगल, तो जंगल जो है हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को गहरे तौर पर प्रभावित करता है। ये आपको पता है। जंगल का संबंध हवा से भी है, जंगल का संबंध पानी से भी है, जलवायु से भी है ना। पूरी तरीके से क्लाइमेट से जंगल का क्या है, संबंध है। और 19वीं सदी के अंत तक अगर हम देखें तो हमारे भारत देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। और ये जो भूखंड होते हैं, यानी ये जो हिस्सा है
इन हिस्सों के बारे में आदिवासियों के पास पर्याप्त ज्ञान था, क्योंकि वो उन्हीं हिस्से से क्या करते थे, बिलोंग करते थे, उन्हीं हिस्सों में रहते थे, उन्हीं हिस्सों पर उनका क्या था, नियंत्रण था। ज़्यादातर ये देखा गया कि आदिवासी समुदाय किसी रियासत के अधीन नहीं रहे, किसी रजवाड़े के अधीन नहीं रहे, किसी रियासत या किसी रजवाड़े के अधीन वो नहीं रहे, बल्कि उनका जंगलों पर नियंत्रण रहा, या ऐसे क्षेत्रों में रहे जिन क्षेत्रों पर रियासतों का कोई खास अस्तित्व नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जंगल में रह रहे हैं तो जो जंगली संसाधन हैं, यानी जो वन वाले संसाधन हैं, उन्हीं संसाधनों पर आपका जीवन क्या होगा, निर्भर होगा। तो उनका जीवन इसी प्रकार से था। अब यहाँ पर एक बड़ी बात बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि आपने देखा कि आदिवासी कौन है, आपने देखा कि वो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर शायद रियासतों का नियंत्रण नहीं था, आपने देखा कि उनका धर्म हमसे बहुत अलग है, आपने देखा कि उनकी परंपराएं बिल्कुल अलग हैं, उनकी भाषा भी अलग हो सकती है, आपने ये भी देखा। और साथ साथ आपने देखा कि उनकी निर्भरता वहीं उसी क्षेत्र पर है जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में ढेर सारे बदलाव हुए, अलग अलग पॉलिसीज़ डेवलप हुई, जिसमें जंगल के लिए भी नीतियां आई, जंगलों की कटाई हुई, इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण हुए, विकास के नाम पे, पॉलिटिकल प्रेशर के नाम पे अलग अलग जगहों पर जंगल काटे गए, इंडस्ट्रीज डेवलप की गई। तो ऐसी स्थिति में आदिवासी समुदाय के लोग उद्योग, घर, निर्माण स्थल, बगान, इन सब जगह नौकरी करने पर मजबूर हुए। और अचानक धीरे धीरे करके एक ऐसी स्थिति आई जिस स्थिति में उनका उन क्षेत्रों पर, जिन क्षेत्रों के वो मूल निवासी हैं, जिन क्षेत्रों में मूलतः रहते हैं, जिन क्षेत्रों के संसाधनों पर वो पूर्णतः निर्भर थे, उन पर उनका नियंत्रण नहीं रहा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक उनकी सीधी पहुंच है। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को क्या किया जा चुका है, साफ किया जा चुका है। आदिवासी इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है, और इसलिए अलग अलग परियोजनाएं आई, अलग अलग योजनाएं आई, जिसके बाद क्या किया गया, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल परियोजनाएं आई। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, आप लोग देखते होंगे। तो जब आदिवासी क्षेत्रों में खनन की परियोजना चल रही है तो जाहिर सी बात है विस्थापन होगा। तो ऐसी स्थितियों में बहुत सारे आदिवासियों का क्या हुआ, विस्थापन। और ये केवल सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि खनन और खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले में से 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे। यानी जो खनिजों को प्राप्त करने के लिए जो खनन परियोजनाएं चली, उसकी वजह से जो लोगों का विस्थापन हुआ, उन लोगों के विस्थापन में 50% सिर्फ और सिर्फ कौन रहे, आदिवासी रहे। तो इससे उनका जो ट्रेडिशनल प्लेस है, उनका जो एक्चुअल प्लेस है, वो एक्चुअल प्लेस छीनता गया। और जब उनका एक्चुअल प्लेस छिनता गया तो उसी प्लेस पर ही पूरी तरीके से वो निर्भर थे। उस प्लेस के जो संसाधन थे, उस प्लेस के जो रिसोर्सेज थे, उसी रिसोर्सेज पर वो डिपेंड थे। लेकिन जाहिर सी बात है जब वो प्लेस छिन जाएगा तो वो अब काम की तलाश, भाई जीवन जीने के लिए काम की तलाश में शहरों का रुख करेंगे। और फिर क्या करेंगे, वो उद्योग में, इमारतों को बनाने में, निर्माण स्थलों में कम वेतन पर वो नौकरी करेंगे। और इस तरह वो पहले से तो उनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, पहले ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति नहीं अच्छी थी तो जो उनके मूल संसाधन है, जब उनको मूल संसाधनों से वंचित कर दिया जाएगा, मूल स्थान से वंचित कर दिया जाएगा, तो भले वो इमारतों के निर्माण और उद्योगों में नौकरी करना शुरू करें, लेकिन फिर भी वो गरीबी और लाचारी में फंसेंगे। ये बात आप बखूबी समझ सकते हैं। और कुपोषण का शिकार होंगे। सर, एक डेटा एक दिन मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि आज भी हमारे भारत देश में लगभग 50,000 बच्चे, पूरा एग्जैक्ट डेटा तो मुझे नहीं याद है, लेकिन लगभग 50,000 बच्चों को एक समय का खाना नहीं मिल पाता है। कुपोषण का मतलब क्या होता है जानते हैं? कुपोषण का मतलब होता है कि अगर आप पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल पा रहा है,
जो किलो कैलोरी निर्धारित है एक सामान्य मनुष्य के जीवन के लिए या सामान्य एक बच्चे के जीवन के लिए, उतना किलो कैलोरी अगर आप हासिल नहीं कर पाते हैं दिन भर में, तो आप क्या हो जाएंगे? आप कुपोषित हो जाएंगे। और आदिवासियों के बच्चों के साथ ये खास समस्या निकल कर सामने आई कि उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। हमारे भारत के संविधान में भी इसके लिए प्रोविजन किया गया है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस। आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, हालांकि आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्सिएबल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये अपेक्षा करता है सर, राज्य से ये अपेक्षा करता है कि राज्य पोषण के स्तर को सुधारने के लिए प्रबंध करे, और इसके लिए ढेर सारी योजनाएं चलती हैं। आपको पता होगा कि प्रदेश में मिड डे मील चलता है, राजस्थान में दूध का पैकेट का वितरण चलता है। तो ये सब जो बच्चों के लिए भी योजनाएं चलती हैं, ये इसीलिए चलती हैं, इसका उद्देश्य यही होता है, मुख्य उद्देश्य इसका यही होता है। इसके साथ साथ कुछ शैक्षिक उद्देश्य भी होता है, शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा के प्रति क्या करना, हाँ, एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा हासिल कर सके, वो भी एक कारण है। लेकिन पोषण को लाना भी एक कारण है। और आदिवासियों में ये बात अंडरस्टूड है कि साक्षरता बहुत कम है, ठीक है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो और संख्या के दृष्टि से भी आदिवासी क्या है? कम है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताई कि ये आम धारणा है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज को भी प्रभावित करती है और सरकार को भी प्रभावित करती है, और इसको बहुसंख्यकवाद कहते हैं। तो बहुसंख्यकवाद सरकार को भी अपने पक्ष में प्रभावित कर सकता है, समाज को भी अपने पक्ष में प्रभावित कर सकता है। तो इससे ये जो बहुसंख्यकवाद की विचारधारा डेवलप होती है, इसमें एक ऐसा समाज जो कम संख्या में है, वो समाज किनारे खिसकता है, वो समाज हाशिए पे खिसकता है और उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। उसके लिए उसके हितों को पूर्णतः क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है अगर बहुसंख्यकवाद की विचारधारा पनप रही है तो। और ये आम धारणा है सर, इस बात को संविधान भी मानता है। इसीलिए संविधान में ऐसे प्रोविजन, देखो, माइनॉरिटी स्पेशल प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज क्यों किए गए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 29 और 30 एज अ फंडामेंटल राइट क्या दिए गए? माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रोविजन किए गए, माइनॉरिटीज के हितों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, एज अ अधिकार यानी एज अ गारंटीड राइट उन्हें दिया गया कि माइनॉरिटीज अपने कल्चर, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी भाषा को क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। इवन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोले जा सकते हैं अपने एजुकेशन, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। तो ये बात संविधान भी मानता था कि ऐसी स्थिति में जहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों दिखाई देंगे, वहां बहुसंख्यकवाद की प्रवृत्ति बढ़ेगी और इससे माइनॉरिटीज क्या हो सकते हैं? हाँ, माइनॉरिटीज के हित प्रभावित हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर माइनॉरिटी के हित प्रभावित हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में समानता का मतलब ये नहीं होता है कि एक कानून कर देना सबके लिए। समानता का मतलब होता है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार, एक्चुअली, यानी ऐसे लोग जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, जिनके हित सुनिश्चित नहीं हो पा रहे हैं, जिनका कल्याण सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, उनके कल्याण को भी सुनिश्चित किया जाए। ये है समानता की सही अवधारणा, है ना। चलिए, एक आदमी ज़्यादा कमाता है तो उससे ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं, एक आदमी कम कमाता है तो उससे कम टैक्स ले सकते हैं, उससे टैक्स नहीं ले सकते। ये है क्या? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। और हमारे भारत देश का जो मोटो है वो है टू मेक द वेलफेयर स्टेट, यानी राज्य का, सरकार का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जहां हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो। अब हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो तो हमसे ये मतलब नहीं है कि ये वर्ग बहुसंख्यक है, ये वर्ग अल्पसंख्यक है ना। राज्य से अपेक्षा की जाती है कि हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो। और अगर किसी वर्ग का, हमारे फाउंडिंग फादर्स को भी ये पता था कि अल्पसंख्यकों का हित सुनिश्चित होने में दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए विशेष प्रावधान किए गए। हाँ, देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदायों का बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव प्रोविजन किए गए। प्रोटेक्टिव प्रोविजन किए गए यानी सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए। आर्टिकल 29 अगर आप पढ़ें तो, है ना। माइनॉरिटी, है ना, ऐसा वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग कैन प्रिजर्व,
क्या कर सकता है, अपने एजुकेशन, अपने कल्चर, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी भाषा को क्या कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है। खैर 29 में जो को इंटरप्रिटेट करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के प्रत्येक अनुभाग शब्द जो वहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका मतलब सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों है। इस पर जज्बाती मत होइएगा। खैर 30 भी स्पेशल प्रोविजन की बात कर रहे हैं। तो अगर बहुसंख्यक जो मेजॉरिटी हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी का सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए अगर सुरक्षात्मक प्रावधान माइनॉरिटीज़ के लिए किए जा रहे हैं, तो ऐसे प्रावधान उन्हें डिस्क्रिमिनेशन से बचाएंगे, ऐसे प्रावधान उन्हें नुकसान से बचाएंगे, है ना। तो इस वजह से ऐसे प्रोविजंस किए जाते हैं। और संविधान में भी अभी हम लोगों ने चर्चा की ही कि हमारा संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता और न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। इसी बात को मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कि हमारा संविधान एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना चाहता है, जहाँ हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो। और हम इस बात के लिए, हमारे फाउंडिंग फादर्स इस बात के लिए पूर्णतः सजग थे कि हमारे भारत देश में डाइवर्सिटी है, विविधता है। और ऐसी विविधता है जिसमें एक तरफ ऐसी विविधता भरे देश में जहां अलग अलग धर्म, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग जाति है, ऐसी स्थिति में बहुसंख्यकवाद का पनपना और एक वर्ग का हाशिए पर जाना, यानी एक वर्ग को किनारे कर देना, ऐसी घटनाएं जरूर होंगी और एक बड़ी चुनौती होगी हमारे लिए। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें प्रॉपर प्रोविजंस की जरूरत है, लॉज की जरूरत है, रणनीति की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, रिसोर्सेस की जरूरत है। और न सिर्फ कानून के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे कानूनों का सम्मान करें और प्रोटेक्शन फॉर द माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसा हित जो शोषित है, वंचित है, दबा है, कुचला है, उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए अगर प्रोविजन किया जा रहा है, अगर कोई नीति बनाई जा रही है, तो हमारी भी बराबर जिम्मेदारी बनती है कि उस जिम्मेदारी में हम सहयोग करें। ये एक समाधान है सर, ये एक समाधान है। कंक्लूजन लाइन है मेंस में अगर कभी लिखना हो, किसी ऐसा कोई सवाल बनता हो तो आप पढ़ सकते हैं कि कानूनों के द्वारा, संविधान के द्वारा जो अधिकार परिभाषित हैं, उन अधिकारों को साकार करने के लिए कानून और नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है और इसके हटकर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तभी हम भारत देश में उस डाइवर्सिटी की रक्षा कर पाएंगे, उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो कि हमारे भारत देश की एक अनूठी पहचान है सर, है ना, जिसके लिए हमें गर्व है कि हमारे भारत देश में क्या है, कहते हैं ना कि इतनी डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश, एक साथ लोग, विश्व के लोग ऐसे अपनी कजरोटा वाली आंखें बड़ी करके देखते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी से भरा देश एक साथ कैसे रह सकता है। तो हमारी जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बावजूद हम यूनिटी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और जो हमारी बड़ी पहचान है, उस पहचान को हम तभी कायम रख पाएंगे जब हम प्रभावी तरीके से ऐसी योजनाओं को, नीतियों को, कानूनों को क्रियान्वित कर पाएंगे। देखिए आगे बताया गया है कि आखिर कैसे निपटा जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों का प्रयोग, तो मौलिक अधिकारों में मैंने कहा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट 6 भाग में कैटेगराइज हैं और 6 भाग में फंडामेंटल राइट कैटेगराइज हैं, जिसमें से एक अधिकार है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है। ठीक है, आर्टिकल 29 है कि नागरिकों का कोई भी वर्ग, खासकर ये स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए प्रोविज़न किया गया था, लेकिन नागरिकों का कोई भी वर्ग को डिफाइन करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों बोला है। नागरिकों का कोई भी वर्ग क्या कर सकता है, हाँ, अपने कल्चर, अपने स्क्रिप्ट, अपनी भाषा को प्रिजर्व कर सकता है, संरक्षित कर सकता है। ठीक। सेकंड कह रहा है कि माइनॉरिटी अपनी भाषा, संस्कृति को के विकास के लिए, के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं, शैक्षिक संस्था का विकास कर सकते हैं। तो ये प्रोविजंस एक समाधान है माइनॉरिटी को सुरक्षा देने के लिए, उनके हितों को सुनिश्चित करने के लिए। तो कह रहा है कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। बिल्कुल सर, मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक बनाते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार कैसे अधिकार होते हैं, गारंटीड राइट्स होते हैं। गारंटीड राइट्स जिनको संविधान के द्वारा सुरक्षा मिली है, यानी राज्य भी इन अधिकारों को नहीं छीन सकता है। आप इनको लागू कराने के लिए न्यायालय का सहारा ले सकते हैं।
मौलिक अधिकारों के वायलेशन के सिलसिले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्ट हाई कोर्ट इन आर्टिकल्स के थ्रू आप जा सकते हैं, सभी नागरिकों को उपलब्ध होते हैं। तो और इसके साथ साथ आर्टिकल 29, 30 तो आपने देखा ही। इसके साथ साथ अन्य वर्ग, जरूरी नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ में आप सिर्फ आदिवासी को ही समझ रहे हैं कि ऐसे लोग, इसके साथ साथ हमारे भारत देश में सामान्य क्षेत्रों में रहने वाले भी सारे के सारे वर्गों में बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं, और बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो क्या है, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं। तो ऐसी जातियों को भी हाशिए पर रखा जाता है, ऐसी जातियों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। ये आप बहुत बखूबी देखते होंगे, आज भी देखते होंगे। संविधान के बने हुए 70 साल भी, इसको दूर करने के लिए संविधान में फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल रखा गया, आर्टिकल 17। अधिकार कभी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, लेकिन 17 को एब्सोल्यूट तरीके से लागू करने की कोशिश की गई। ये पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, अनटचेबिलिटी को यानी छुआछूत का अंत करता है। कोई भी व्यक्ति है ना, कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ किसी भी प्रकार का क्या अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और इसको क्या एक पनिशिएबल ऑफेंस बनाया गया है। और आर्टिकल 17 को क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारे लॉज बने हैं, जिसमें आपने SC ST एट्रोसिटी एक्ट वगैरह सुना होगा। तो मौलिक अधिकारों के रूप में अलग अलग जगहों पर छुआछूत को भी, जैसे आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया। आर्टिकल 15 ये कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भेदभाव नहीं होगा 5 आधारों पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर रहा है। ये भी एक तरीके से क्या, हाँ, समानता की भावना, समानता को क्रिएट करने में मददगार साबित हो रहा है। क्योंकि ये क्या है, समानता का अधिकार, ये 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, जिसका उद्देश्य इक्वलिटी क्रिएट करना है ना। आर्टिकल 14 जिसमें कहता है कानून सभी के लिए समान होंगे, हर व्यक्ति कानून के समक्ष हर व्यक्ति बराबर होगा। आर्टिकल 15 इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको अवसर दिया जाएगा। 17 कह रहा है छुआछूत का अंत। 18 कह रहा है कि किसी भी प्रकार का टाइटल प्रोहिबिट कर दिया गया, जैसे पहले राय बहादुर वगैरह वगैरह राजा की उपाधि दी जाती थी। तो ये क्या है, इसका उद्देश्य है टू इंश्योर द इक्वलिटी, समानता को क्या करना, सुनिश्चित करना, इसीलिए दिए गए गारंटीड राइट के तौर पे। तो ये इसीलिए ये प्रावधान किए गए कि ऐसा वर्ग, ऐसा तबका जिसके साथ भेदभाव हुआ है, जिसको समाज में एक अलग थलग तरीके से देखा गया है, उन्हें भी मेन स्ट्रीम में लाना जाए, मुख्य धारा में लाया जाए। और इसके साथ साथ आप लोग देखते हैं सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ये हमारा उद्देश्य है ना। किसी भी राज्य को हम लोक कल्याणकारी राज्य तभी बना सकते हैं जब वहाँ हम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस इंश्योर करें, पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करें। और ये क्या है, ये संविधान का उद्देश्य है, सामाजिक न्याय की स्थापना, यानी सामाजिक स्तर पर भेदभाव से बताया जाए, सामाजिक स्तर पर क्या हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो पाए। तो संविधान को लागू करने के लिए क्या लिखा, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, या संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करते हैं। स्पेशल प्रोविजन किए जाते हैं। बहुत सारे एरियाज में आप देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर जो है जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उसके लिए विशेष प्रोविजन किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के भी माध्यम से किए गए हैं, अलग अलग कानूनों के माध्यम से किए गए हैं, और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसके उदाहरण में आप रिजर्वेशन देखते हैं, आरक्षण देखते हैं, और अलग अलग स्कीम्स चलाई जाती हैं। हाँ, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, एजुकेशन के लिए अलग अलग शिक्षा हासिल हो जाए इसके लिए फ्री एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं एक सामाजिक न्याय को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए की जा रही हैं। इनका उद्देश्य समानता को खत्म करना है, इनका उद्देश्य जो अलग अलग थलग व्यवहार है समाज को उसको खत्म करना है, इसका उद्देश्य इन्हें मुख्य धारा में लाना है। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि रिजर्वेशन इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है, जो कि एक महत्वपूर्ण तरीका है। हालांकि विवादास्पद है, क्योंकि रिजर्वेशन का अपना एक पक्ष है, रिजर्वेशन का अपना एक क्या है, विपक्ष है। ठीक है, रिजर्वेशन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। ऐसे लोग जो शोषित हैं, वंचित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनको सोशल जस्टिस दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए। लेकिन हाँ,
इसमें कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, इसका पॉलिटिकल यूज़ होता है या उसके पक्ष और विपक्ष हैं, जिसकी चर्चा प्लस क्लास में हम लोगों ने की थी। इस पर एक पूरा मेंस का सवाल किया था, लेकिन अभी नहीं, इस पर आप देखिएगा, आपके लिए एक सवाल है, आप इस सवाल को करिएगा घर जाकर इसे, है ना, कि आरक्षण के क्या पक्ष हैं और आरक्षण पे क्या विपक्ष है, ठीक है। और इस आरक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली और क्रियान्वित करने के लिए और विवादों से बचाने के लिए क्या क्या समाधान आप प्रस्तुत कर सकते हैं, इन तीनों सवालों का जवाब आप खोजिएगा। इसका पक्ष क्या है, इसका विपक्ष क्या है, ठीक है। एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आपको इसी तरह से चीज़ों को सोचना होता है, आपको सीधे जजमेंटल नहीं होना होता है, आपको सीधे कंक्लूजन पर नहीं आना होता है। आप उसके पक्ष को देखें, विपक्ष को देखें और इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए और एक भविष्य को लेकर उन्मुख सोच के साथ आप क्या समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा पक्ष लिखा हुआ है कि शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे की समझ यह है कि जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों से पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के लिए अवसरों से वंचित रखा गया, वहीं लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। सही बात है ना, यही बात तो मैंने भी कही। हाँ जी, तो देखिए, सामाजिक न्याय को कैसे प्रमोट किया जा रहा है, सामाजिक न्याय को कैसे लागू किया जा रहा है। इस सोशल जस्टिस की अगर हम देखिए, प्रियम्बल अगर आप पढ़ते हैं, जो कि संविधान का ट्रेलर है, तो प्रियम्बल में 4 बातें आप देखते हैं। पहला पार्ट प्रियम्बल का बताता है कि संविधान को शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं, जनता की। सेकंड पार्ट प्रियम्बल का बताता है कि संविधान का को किस पॉलिटी को हम किस नेचर में ढालना चाहते हैं। यहाँ 5 बातें हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। थर्ड पार्ट प्रियम्बल का बताता है कि हम देश को क्या देना चाहते हैं, यानी संविधान बनाने का पीछे का उद्देश्य क्या है। तो वहाँ लिखा हुआ है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस में 3 प्रकार का जस्टिस हमारा उद्देश्य है, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तो ये सामाजिक न्याय के ही सारे एग्जाम्पल्स हैं। इस दिखा रहा है कि कैसे सामाजिक न्याय को प्रमोट करते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल आरक्षण है कि आरक्षण की नीति कैसे काम करती है, कि देश भर के राज्य सरकारों के पास ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कार्य करती है। और उसी योजनाओं में एक आरक्षण की योजना है कि जिससे उन्हें जल्दी क्या किया जा सकता है, मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। आप देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया छुआछूत को खत्म करने के लिए, सोशल जस्टिस को क्रिएट करने के लिए, है ना, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए, आर्टिकल 17 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, आर्टिकल 15 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, है ना, अनटचेबिलिटी को एक पनिशिएबल बनाने के लिए, जिसका नाम है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट। क्योंकि आदिवासी आज भी आप देखते हैं कि कितना, आज भी अगर आप गांव में चले जाइए, कभी कभी शहरों में भी देखने को मिलता है कि बहुत सारा दुर्व्यवहार और अपमान ऐसे वर्गों के साथ किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। 70 साल हो गए संविधान को लागू हुए, लेकिन फिर भी इस तरह के व्यवहार अभी भी हो रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई करने के लिए ये कानून बनाया गया कि भैया, सरकार पर भी भारी दबाव था कि दलितों और आदिवासियों के साथ जो रोजमर्रा दुर्व्यवहार हो रहा है, अपमान हो रहा है, उस पर ठोस कार्रवाई की जाए। दशकों से जो ये समस्या धीरे धीरे चली आ रही है, लोग क्या करते थे, लोग नीचे बैठाते थे, कुआं नहीं छूने देते थे, नलकूप नहीं छूने देते थे, इस तरह का असामाजिक व्यवहार करते थे। हालांकि सरकार ने इसके लिए प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी अभियान चलाए, और इसके लिए उन्हें अभियान चलाए, डिस्क्रिमिनेशन समाप्त करने के लिए, और ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को पनिशिएबल बनाने के लिए भी ढेर सारे आंदोलन चले, ढेर सारी कमेटीज, कमीशंस बने, और उन्हीं के परिणाम स्वरूप सरकार पर दबाव क्रिएट हुआ और सरकार ने ढेर सारे कानून भी बनाए। और उसी कानून के एग्जाम्पल के रूप में ये एट्रोसिटी एक्ट है आपका, जो कि अनटचेबिलिटी को पनिशिएबल बनाता है। देखिए, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, 1970 से लेकर 1980 के दशकों में आदिवासियों ने खुद को एक बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि अपनी ज़मीन, संसाधन को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। यही वजह है कि
आगे चल के सरकारों पर भी प्रेशर क्रिएट हुआ और हमारे संविधान का भी ये उद्देश्य था, है ना। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये चीज़ पहले से सोची थी और उनका भी ये उद्देश्य था कि धीरे धीरे हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो, हर वर्ग मुख्य धारा में आए। किसी वर्ग को अलग थलग करना, हाशिए पे ले जाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सरकार का उद्देश्य नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि SC ST के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं, चेहरे पर रंग लगाते हैं, कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो बिल्कुल भी डिग्निटी के अगेंस्ट है, साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है, गुलामों की तरह काम कराया जाता है। तो इसीलिए इन्हीं सब से निपटने के लिए और इसको पनिशिएबल बनाने के लिए कोई व्यक्ति, है ना, अगर अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व पर जमीन पर कब्जा करता है, खेती करता है या नाम स्थानांतरित करवाता है तो उसे क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। और ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई जो किसी SC ST या किसी महिला या SC ST की महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ये बहुत बड़ी सर इन सामाजिक बुराइयों से आज भी हमारे भारत को निपटने की ज़रूरत है। सरकार के स्तर पर ही नहीं बल्कि समाज के स्तर पर भी इसके लिए निपटने की ज़रूरत है। एक सामाजिक, जिसको कहते हैं ना शिक्षा का मूलभूत ज्ञान, हम धीरे धीरे हम शिक्षित होते जा रहे हैं, लगातार हम लिटरेट होते जा रहे हैं, हमारे पास डिग्री पे डिग्री हम बटोरते जा रहे हैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि शिक्षा की मूलभूत भावना का विकास हमारे अंदर नहीं हो पा रहा है। एजुकेशन की मूलभूत भावना ऐसी भावना होती है सर जिसमें आप सही और गलत की पहचान कर सकें, जिसमें आप अपनी आंखों से समानता और असमानता को देख सकें। आज भी मोरल एजुकेशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, दोनों स्तर पर इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी एक अच्छे प्रयास की ज़रूरत है जिससे हम इतनी बड़ी सामाजिक बुराई से निपट सकें। क्योंकि आज भी हमारे भारत देश में सर हम देखते हैं कि बहुत पर्याप्त मात्रा में इस तरह की सामाजिक बुराई है। देखिए हाथ से मैला उठाने का कलंक, है ना। बहुत सारे लोग झाड़ू, टिन, टोकरियों के सहारे पशुओं, इंसानों के मलमूत्र को ठिकाने लगाते हैं, बिना पानी वाले शौचालयों से गंदगी उठाकर दूसरे स्थानों पर फेंकते हैं। आज भी आप देखते होंगे ऐसा। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हुए चले आ रहे हैं, है ना। अक्सर ये काम दलित औरत और लड़कियों के हिस्से में आता है। अमानवीय स्थिति में पूरी तरीके से काम करते हैं। इससे न सिर्फ वो अलग थलग महसूस करते हैं, न सिर्फ उन्हें हाशिए पर ढकेला जाता है, न सिर्फ उनका शोषण और वंचन होता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है और लगातार इन्फेक्शन के खतरे में रहते हैं। उनकी आंखों पर, त्वचा में, श्वसन तंत्र में, पाचन तंत्र में असर पड़ता है और वेतन भी बहुत मामूली होता है। इसलिए सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल एक्सपेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स एक्ट पारित किया 1993 में। एक्सकेवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स एक्ट, जिसके थ्रू रेगुलेट करने की कोशिश की गई, जिसके थ्रू जो है सिर पर मैला उठाने और काम रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाई गई। और भी बहुत सारे प्रोविजन किए गए, जैसे पुनर्वास के लिए प्रोविजन किए गए, मैला उठाने वाले कर्मियों के एम्प्लॉयमेंट पे प्रोहिबिशन किए गए उस काम के लिए। तो ये इस पूरे के पूरे चैप्टर में बताने की कोशिश की गई कि कैसे एक वर्ग अलग थलग हो जाता है और कैसे उस अलग थलग वर्ग को समाज भी एक व्यापक योगदान देता है, बहुसंख्यक भी, जिसकी सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अच्छी है, वो भी उसे अलग थलग करने में योगदान देता है। और ये एक भारी समस्या बन के कैसे क्रिएट होता है, एक बड़ी समस्या के रूप में कैसे ये जन्म लेता है, असमानता के रूप में, भेदभाव के रूप में, और कैसे हितों को प्रभावित करता है व्यक्ति को। तो इसको दूर करने के लिए कैसे प्रोविजंस किए गए, क्या समाधान किए जा सकते हैं, इन सारी बातों पर अब तक हम लोगों ने चर्चा की। अगला जो आपका चैप्टर है इससे संबंधित वो है सर चैप्टर 8, चैप्टर 9 और 10, जो आपके लिए क्या है, रेलिवेंट है।
जिसके बारे में हमें थोड़ी चीज़ें समझनी है। 9 और 10 देखते हैं। देखिए, ये जन सुविधाओं के बारे में बताएगा ये चैप्टर, जन सुविधाएं, जिसमें देखिए आपके सामने पीपीटी में लिखा हुआ है कि जीवन के अधिकार के रूप में पानी, जीवन के अधिकार के रूप में पानी। जीवन का अधिकार आप समझते हैं कि जीवन का अधिकार हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना सर्वाइवल मुश्किल है ना। किसी भी लोकतांत्रिक देश में गारंटीड राइट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, ये बात आप बखूबी समझते हैं, क्योंकि बिना गारंटीड राइट्स का मतलब ऐसे अधिकार जो संविधान के द्वारा सुरक्षित हों, ऐसे अधिकार जो राज्य के खिलाफ भी जिनके लिए संरक्षण मिला हो, स्टेट के अगेंस्ट भी जो प्रोटेक्टेड हों, व्यक्ति के अगेंस्ट भी जो प्रोटेक्टेड हों, ऐसे अधिकार गारंटीड राइट्स कहलाते हैं। और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में हमें गारंटीड अधिकार मिला। इसीलिए नागरिकों के लिए संविधान का ये भाग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। और जीवन के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 21 में की गई है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 संविधान का कहता है कि आपको आपके जीवन के अधिकार से तब तक नहीं वंचित किया जा सकता है जब तक ऐसा कोई कानून की प्रक्रिया स्थापित नहीं है। यानी कानूनी प्रक्रिया अगर स्थापित है तभी आपके जीवन के अधिकार को आपसे छीना जा सकता है, नहीं आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान की रीढ़ कहा जाता है। और जीवन के अधिकार के रूप में पानी की चर्चा यहाँ की गई है। आप देखिए आर्टिकल 21 में भारतीय संविधान में तो मात्र 2 ही लाइन लिखी है, लेकिन सर जीवन के अधिकार को परिभाषित करते हुए जीवन के अधिकार में जो चीज़ें अंतर्निहित हैं उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने अलग अलग जजमेंट में इंटरप्रिटेट किया है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान का अंतिम व्याख्या था माननीय सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में, अलग अलग अपने न्यायिक निर्णयों में जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की है। आपको मैं एक बात बताऊं कि देखिए, जब कोई प्रोविज़न संविधान में पर्टिकुलर मेंशन्ड होता है तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट प्रोविज़न, लेकिन उस एक्सप्लिसिट प्रोविज़न की व्याख्या करते हुए उसमें कुछ चीज़ ऐड ऑन की जाती है। कौन करेगा, कौन व्याख्या करेगा? व्याख्या करने का अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को है, अंतिम व्याख्या। तो व्याख्या करते हुए अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कि जीवन के अधिकार में अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में अपनी पसंद का बियाहवा करने का अधिकार भी शामिल है, तो अपनी पसंद का बियाहवा करने का अधिकार भी जीवन के अधिकार के तहत एक अधिकार है। राइट टू लाइफ में अंतर्निहित है, तो इसको हम कहेंगे इम्प्लिसिट प्रोविजन। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा लपेट दिया गया है उसको इम्प्लिसिट प्रोविजन। जो ससा संविधान में लिखित है, संविधान संशोधन के द्वारा लिखा गया है, संविधान में ओरिजिनली लिखा गया, उसको एक्सप्लिसिट प्रोविजन। अब देखिए, इसमें अधिकार के रूप में पानी पर एक परिचर्चा की गई है। कह रहा है कि जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। बात बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी समझते हैं। न केवल हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारा पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति ऐसी है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, और इन बीमारियों को आप समझते होंगे बखूबी कि गंदे पानी की वजह से सबसे ज़्यादा ये बीमारियां घर करती हैं। भारत में पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर 5 साल की कमाई के बच्चे होते हैं। और ऐसी मौतों को रोका जा सकता है अगर साफ पानी उपलब्ध हो तो। साफ पानी अगर उपलब्ध हो तो ऐसी मौतों को रोका जा सकता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए कहा है कि स्वच्छ जल का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 21। यानी अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकारों में स्वच्छ जल का अधिकार भी अंतर्निहित है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया है। कैसे? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई मुकदमों में कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार मौलिक अधिकारों में एक है। पानी की तरह और भी बातें कही गई हैं, है ना। एक डिग्निफाइड जीवन, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, यानी जीवन के लिए, यानी एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार में सिर्फ एक सर्वाइवल नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीवन का अधिकार का मतलब सिर्फ मात्र सर्वाइवल भी नहीं होता।
जीवन के अधिकार का मतलब होता है कि एक ऐसा जीवन क्रिएट होना जिसमें व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मूलभूत आवश्यकताएं यानी ऐसी आवश्यकताएं जो प्राइमरी हैं, जिनके बिना हम एक अच्छे जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते, एक गरिमापूर्ण, एक सम्मानजनक जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए, जिसको हम मूलभूत सुविधाएं कहते हैं, जो सुविधाएं जरूरी हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पिछले चैप्टर्स में यानी 7 में देखो, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था स्वास्थ्य के बारे में। बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज, ये भी क्या होती हैं? मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जिन्हें जन सुविधाएं कहा जाता है। जन सुविधाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर लोग उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। स्कूल बना दिया जाए तो गांव के सारे लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, गांव में अस्पताल बना दिया जाए तो गांव के सारे लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। बिजली का कोई सिंचाई के लिए कोई पंप सेट इस्तेमाल लगा दिया जाए तो गांव के सारे लोग अपना खेत सींचेंगे। तो इस तरह से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इलाके में बिजली की आपूर्ति भी बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सकता है, छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकता है, विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं किसी भी सरकार को एक लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए और हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्ति के जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, और साथ साथ एक गरिमापूर्ण जीवन व्यक्ति जिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी कर पाएगा, अगर कोई व्यक्ति एक गरिमापूर्ण जीवन जी पाएगा, तो वो उससे उस व्यक्ति का हित सुनिश्चित होता है। और प्रत्येक व्यक्ति का हित अगर सुनिश्चित हम कर पाएंगे तो वर्ग का हित हम सुनिश्चित करेंगे, और प्रत्येक वर्ग का अगर हम हित सुनिश्चित कर पाएंगे तो यही तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो सके ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सकें। साथ साथ देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इसी बात पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वो देश के सभी लोग, यस सर, आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार देश के सभी लोगों को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। और मैंने आपको बताया कि जीवन के अधिकार में न सिर्फ सर्वाइवल है, बल्कि डिग्निफाइड जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो भी जीवन के अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीना भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में आता है। इसलिए जन सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर होती है। ये बात आप बखूबी समझ सकते हैं। अब यहाँ चर्चा जन सुविधाओं में, यहाँ पर मेन चर्चा पानी के लिए थी, जल के लिए थी। और आपको पता है कि जल की आपूर्ति पूरी तरीके से न हो पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती धीरे धीरे हमारे भारत देश में क्रिएट हो रही है। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे भारत देश में धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। सबसे ज़्यादा जल की आपूर्ति ना हो पाने का सबसे ज़्यादा बोझ गरीबों पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग को जब पानी की किल्लत होती है तो इसका हल ढूंढ लेते हैं। वो ट्यूबवेल बना लेते हैं, टैंक से पानी खरीद लेते हैं, बोतल बंद पानी खरीद लेते हैं, बड़े लोग भी खरीद लेते हैं, है ना, उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग। लेकिन इन सुविधाओं से वंचित रह कौन जाता है? गरीब लोग। देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्थिति क्षेत्र में, क्योंकि गरीब लोग, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है। तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जिनके पास पैसा नहीं है, क्या उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें जल का अधिकार नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है? तो इससे ये क्रिएट होता है कि कैसे गरीबी आर्थिक सामर्थ्य, सामाजिक स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है, और उस व्यक्ति के जीवन को इस तरह से प्रभावित करती है कि उसका सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित नहीं हो पाता है, और वो व्यक्ति, कौन कहे, मुख्य धारा में आने को और हाशिए पर चला जाता है। और इसके साथ साथ देखिए, एक बात ये भी बताई जा रही है कि ग्रामीण इलाकों में मनुष्य और मवेशियों दोनों को पानी की ज़रूरत पड़ती है। भाई, मवेशियों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि अगर
बिना पानी के तो मवेशी भी नहीं रह सकते हैं। क्या हो गया भैया? सही हो गया। चलिए, तो इसकी चर्चा तो हो ही गई। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि मवेशियों को भी पानी की ज़रूरत होती है, तो क्या हर व्यक्ति को पानी मिल पाता है? पानी के सोर्सेस क्या हैं? हैंडपम्प, तालाब, छत पे पानी की टंकी, ज़्यादातर वो प्राइवेट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। शहरी इलाकों के मामले में ग्रामीण इलाकों में ज़रूरत ज़्यादा है, और जो पब्लिक जल आपूर्ति होती है उसका अभाव भी होता है, अभी तक नहीं पहुंच पाया है। और गर्मी के महीनों में देखा जाए तो देश के दूसरे बहुत सारे शहरों में जल स्तर बहुत घट जाता है। बहुत सारे प्रयास भी किए जाते हैं इनको निपटने के लिए। ज़्यादातर निजी कंपनियां ज़्यादा इलाकों में फैल रही हैं और वो पानी बेचती हैं, मुनाफा कमाती हैं। और पानी के इस्तेमाल में भी सब सोचिए सर, बिना पानी के जीवन पॉसिबल नहीं है, और उस पानी के इस्तेमाल में भी गैर बराबरी दिखाई पड़ती है। सोचिए आप, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। ये पानी 7 बाल्टी के बराबर है, शहरी जल आयोग ने मात्रा तय की है। लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता है, यानी 1 बाल्टी भी पानी प्रति व्यक्ति नहीं मिल पाता। सोचिए कितनी गैर बराबरी है। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना 1600 लीटर तक पानी मिलता है, यानी 80 बाल्टी। आलीशान होटल में रहने वालों को 80 बाल्टी, झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को 1 बाल्टी भी नहीं मिल रहा है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति 7 बाल्टी। तो ये एक तरीके का भेदभाव क्रिएट करता है, ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। तो हालांकि ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और सरकार का फेलियर भी माना जाता है। फिर इसके लिए अब आपको क्या करना है? आपको एक प्रॉपर समाधान प्रस्तुत करना है। मेरे हिसाब से आपको 20 पॉइंट लिखिएगा। आप 20 पॉइंट इसमें लिखिएगा कि कैसे ये पानी के लिए गैर बराबरी को कैसे रोका जा सकता है, और कौन से ऐसे समाधान प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे जला आपूर्ति पूरी तरीके से हो। कौन से ऐसे समाधान प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिससे गरीबों को भी जो उनके लिए उपयुक्त जितना भी जल आयोग के द्वारा उपयुक्त पानी की उन्हें ज़रूरत है उतना पानी उन्हें मिल सके। ऐसे कौन से समाधान आप प्रस्तुत कर सकते हैं? अब देखिए, स्वच्छता से संबंधित बात की गई कि स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जल आपूर्ति से भी छोटा है। अब भाई, पीने के पानी के अलावा ये भी ज़रूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों से रोका जा सके, क्योंकि ज़्यादातर अभी तो कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पानी की वजह से होती हैं। 600 लोगों की मौत का वो चर्चा हुई थी, है ना। तो गैर सरकारी संगठन, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुलभ इंटरनेशनल, पिछले 3 दशक से निम्न जाति निम्न आय के वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बहुत सारी जगहों पर सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा ढेर सारे टॉयलेट लगाए गए होंगे। अगर आप देखे होंगे, शहरों में आप देखते हैं सुलभ शौचालय नाम से। तो इस संगठन ने 75,000 से ज़्यादा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया है। 12 लाख से ज़्यादा निजी शौचालय बनाए हैं, जिसका उपयोग 1 करोड़ लोग कर रहे हैं। ऐसे लोग जो गरीब हैं, मेहनत कश वर्ग के लोग ज़्यादातर इसका उपयोग कर रहे हैं। तो पानी की उपलब्धता के साथ साथ स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने जाने पर भी जोर होना चाहिए, स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि पानी की उपलब्धता के साथ साथ पानी से संबंधित जो बीमारियां क्रिएट होती हैं उनसे निपटना भी एक बहुत बड़ी चुनौती क्रिएट होती है, बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट होता है। और इन चुनौतियों की वजह से, इन चैलेंज की वजह से ढेर सारी बीमारियां फैलती हैं, और उस बीमारियों से और बड़ी चुनौती क्रिएट होती है। तो इन सब से निपटने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और उस प्लानिंग के ढेर सारी एग्जाम्पल्स भी आपको नज़र आते हैं कि ढेर सारी योजनाएं भी क्या होती हैं, चलाई जाती हैं, जिससे अब देखिए कि कंक्लूजन के तौर पे
ये सब पानी की सुविधा, स्वच्छ पानी, आसपास की स्वच्छता, ये सब हमारी बुनियादी ज़रूरत है। जन सुविधाएं, ये सब हमारी बुनियादी ज़रूरत है। और इनको प्राप्त करने में जो चुनौतियां क्रिएट हो रही हैं, उन चुनौतियों को लेकर ढेर सारे समाधान सरकारी स्तर पर किए जाते हैं, सामाजिक स्तर पर किए जाते हैं। और संविधान भी ये अपेक्षा करता है राज्य से कि राज्य ऐसे समाधान करे, राज्य से ये अपेक्षा की जाती है। तो कंक्लूजन के तौर पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से है, हाँ, मूलभूत ज़रूरतों से। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। बिल्कुल सर। स्वच्छ जल का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपका क्या है, मौलिक अधिकार माना गया। शिक्षा का अधिकार राज्य, ये गारंटीड और नॉन गारंटीड दोनों राइट्स के तौर पे है। 6 से 14 वर्ष तक किया हो कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 121A। एक गरिमापूर्ण जीवन जीने में स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल होता है। तो इस प्रकार ये सरकार की अहम जिम्मेवारी बनती है कि सरकार क्या करे, प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं उपलब्ध कराए। हालांकि अलग अलग लेवल पर इसके लिए प्रयास किए गए हैं, इन चुनौतियों से निपटने की कोशिश की गई है, इसके लिए अलग अलग लेवल पर प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसमें संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी असमानता दिखाई पड़ती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि एक जगह 80 बाल्टी जा रहा है, एक जगह 1 बाल्टी भी नहीं मिल पा रहा है ना। बड़े शहरों के मुकाबले अगर हम कस्बों में देखें, गांव में देखें, तो और ज़्यादा खराब स्थिति आपको दिखाई पड़ती है। निजी कंपनियों के हाथ में सौंप के और चुनौतियों को बढ़ा दिया गया है, और भी समस्या नहीं हल हो पा रही है। तो कंक्लूजन के तौर पे कि ये जो मौलिक सुविधाएं हैं, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। संविधान भी इस बात की अपेक्षा करता है, और ये एज अ गारंटीड राइट्स नागरिकों का भी अधिकार है। तो इसके लिए प्रॉपर, हाँ, अब आपको क्या समझना, आपको ये देखना है कि आखिर इसके पक्ष में क्या क्या ऐसी योजनाएं आई, और ऐसा क्यों हुआ कि वो योजनाएं प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, और ऐसे क्या समाधान प्रस्तुत किए जाएं कि जिससे प्रभावी क्रियान्वयन हो सके और इस मोर्चे पर एक संतोषजनक प्रगति हो। इसमें क्या लिखा है कि संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। तो आप एज एस्पायरेंट ये सोचें कि आखिर कैसे इस मोर्चे पर एक संतोषजनक प्रगति हो सकती है, सुविधाओं की स्थिति सही हो सकती है, होने वाली डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रोका जा सकता है। चलिए, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। आज लग रहा है कि समाप्त हो ही जाएगा 8th पूरा आपका, और फिर हम लोग सीधे चलेंगे 9 से 12, जो हम लोग नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे, यानी अगले महीने से हम लोग उसे क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो देखिए, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, लेकिन एक बार फिर से चर्चा कर ही लेते हैं कि कानून और सामाजिक न्याय, लॉ और इक्वल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए, सोशल जस्टिस को स्थापने के लिए क्या है सामाजिक न्याय, कि अलग अलग सामाजिक स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, है ना, एक समान नज़रिया क्रिएट हो, हर व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित हो, सोशली सामाजिक रूप से अपलिफ्ट करने की कोशिश की जाए, किसी का शोषण ना हो, ऐसा वर्ग जो शोषित है, वंचित है, उसे भी मुख्य धारा में लाया जाए। ये क्या है, ये सब सामाजिक न्याय के उदाहरण है। और कह रहा है कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए इन कानूनों के जरिए, यानी सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जो लॉज बने, इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता, उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह से संचालित किया जाता है कि कोई शोषण ना हो। लेकिन हाँ, एक बड़ी बेहतर लाइन लिखी है कि कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता है, सरकार को ये इंश्योर करना होता है कि उन्हें लागू किया जाए, है ना। कानून को लागू करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है।
क्योंकि बहुत सारे लॉज आपने देखा होगा कि भारत में आपको बहुत सारे लॉज दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे कानून आपको दिखाई पड़ते हैं जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। आज भी ढेर सारी चुनौतियाँ क्रिएट होती हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम मिनिमम वेजेस एक्ट बनाए हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट अगर बने हैं तो उसको प्रभावी उसका क्रियान्वयन हो, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक इंस्पेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका निरीक्षण किया जाना चाहिए, है ना, कि अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसे क्या होनी चाहिए? पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यानी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। तो वही बात है कि कानून हमारे भारत देश में, देखिए जस्टिस की अवधारणा क्या कहती है? न्याय का मतलब ये नहीं होता है कि न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कानून बन जाए। न्याय का मतलब ये होता है कि न्याय की वास्तविक अवधारणा ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय की पहुंच हो सके। कानून तो सबके लिए है, एक गरीब आदमी के लिए भी वही कानून है, एक अमीर आदमी के लिए भी वही कानून है, लेकिन अमीर आदमी को न्याय चाहिए तो उसके पास पैसा है, संसाधन है, गाड़ी है, मोटर है, पहुंच जा रहा है न्यायालय और न्याय उपलब्ध हो रहा है उसे। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास न्यायालय तक पहुंचने का पैसा नहीं है, उसे न्याय कैसे मिल पाएगा? क्या हम इससे समान न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं? नहीं। तो न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कानून बना देना, समान कानून कर देना, संवैधानिक रूप से, कानूनन रूप से पनिशेबल ऑफेंस बना देना। उसका मतलब ये भी होता है कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो सके, और जिस लेवल पर उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है उस लेवल पर भी प्रभावी तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके, हर व्यक्ति को न्याय सुलभ हो, हर व्यक्ति को सुलभ हो सके। किसी सामाजिक स्थिति के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, यानी किसी भी स्थिति के आधार पर कोई व्यक्ति इससे वंचित न रह जाए। समझ रहे हैं? तो ये होती है न्याय की एक्चुअल अवधारणा। हालांकि इस पर कार्य किए जाते हैं, जो जो चुनौतियां, जैसे कानून बने, कानून को लागू करने में जो जो चुनौतियां आई, उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी कोशिश किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं, है ना। जैसे अब देखिए, मौलिक अधिकार आपने पढ़ा है, तो मौलिक अधिकार में शोषण के खिलाफ अधिकार एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 23-24 में, है ना। आर्टिकल 23 और 23, आर्टिकल 23-24 के तहत क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है ना। 23 कह रहा है कि किसी भी प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर वगैरह नहीं किया जा सकता है। 24 कह रहा है कि बाल मजदूरी को प्रोहिबिट कर रहा है, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट कर रहा है। तो वही कह रहा है कि उदाहरण के लिए भैया, कि शोषण से मुक्ति का अधिकार का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को कम मेहनताने पे काम करना, बधुआ मजदूर के तौर पर उसके काम करने के लिए मजदूर नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए प्रोविजन किए गए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में अगर आप ध्यान दें तो आर्टिकल 23 यही कह रहा है कि अगर ऐसा कोई करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। संविधान में ये कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय पे काम पे नहीं लगाना जाना चाहिए। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 24 यही कहता है। यानी मौलिक अधिकारों के तहत इसे सुरक्षा दी गई, यानी मौलिक अधिकारों के तहत इस अधिकार को गारंटीड राइट बनाया गया। 23 यही है, 24 यही है। तो ये भी क्या करता है? ये भी सोशल जस्टिस को क्रिएट करता है, सामाजिक न्याय को ये भी क्या करता है? सामाजिक न्याय को स्थापित करता है। समझ रहे ना भैया? एक मिनट दीजिएगा। स्लाइड में कुछ टेक्निकली थोड़ा कमज़ोर है। हाँ जी, तो कहाँ पहुँचे थे? ये देखिए, कानून और सामाजिक न्याय। अब देखिए,
कह रहा है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 वर्ष की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न नौकरियों में व्यवसाय करते हैं और ये खतरनाक व्यवसायों में क्या हैं, लगे हुए हैं, खतरनाक व्यवसायों में लगे हुए हैं। और 2016 में संसद ने क्या किया, चाइल्ड लेबर एक्ट बना, चाइल्ड लेबर एक्ट में अमेंड किया। 1986 में एक्ट बना था आर्टिकल 24 को रेगुलेट करने के लिए, सॉरी आर्टिकल 24 को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि आर्टिकल 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बाल मजदूरी आप नहीं करा सकते, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जिनको प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लॉज बनाने पड़ते हैं। हजार्डस प्लेसेज में यानी खतरनाक प्लेसेज में आप क्या नहीं करा सकते, हाँ बाल मजदूरी नहीं करा सकते, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनके लिए क्या करना पड़ता है, लॉज बनाने पड़ते हैं उन्हें प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। तो 1986 में एक एक्ट आया चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट में कुछ ऐसे भी व्यवसाय दिए गए हैं जिसमें 14 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे क्या नहीं कर सकते, बाल, देखिए जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बाल मजदूरी पर प्रोहिबिट है, ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन चाइल्ड लेबर एक्ट में कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें 14 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे क्या नहीं कर सकते, बाल मजदूरी नहीं कर सकते। तो ये एक लीगल राइट है, ठीक है, ध्यान देना, 14 से 18 इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो एक लीगल राइट है, तो ऐसे भी प्रोविजंस किए गए हैं, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 वर्ष से क्या कि 40 लाख से बच्चे अलग अलग व्यवसायों में नौकरी करते हैं और उसमें ऐसे भी व्यवसाय हैं जो क्या हैं, हजार्डस हैं यानी खतरनाक है। तो ऐसी स्थिति में अगर खतरनाक प्लेसेस पर बच्चे कर रहे हैं तो ये किसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहते हैं बताइए। शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ही है तो है ना भैया, ये एक तरीके का। तो इसको खत्म करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान भी किए गए और उन संवैधानिक प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए लॉज भी बनाए गए, जैसे जिसमें आपका चाइल्ड लेबर एक्ट आता है, ठीक। तो ये एक सोशल जस्टिस को क्या करता है, इंश्योर करता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों और किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। चाइल्ड ट्रैकिंग, बहुत सारी देखिए हेल्पलाइन भी चलती हैं, है ना, मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल्स चलते हैं, शिकायत के पोर्टल्स चलते हैं, हेल्पलाइन भी बहुत सारी क्या करती हैं, चलती हैं। तो इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा को क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। हालांकि इसमें आज भी ढेर सारे क्या हैं, चैलेंजेस हैं, आज भी ढेर सारे चैलेंजेस हैं, ढेर सारी चुनौतियाँ इसमें आज भी हैं, ठीक है। उन चुनौतियों के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर कैसे इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है, कैसे इन चैलेंजेस से क्या किया जा सकता है, निपटा जा सकता है। चलिए, तो ये सीधा सा इतना बता रहा था कि हमारे भारत देश में सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए ढेर सारे इस प्रकार के लॉज बने, यानी कानून बने, और संविधान भी इस बात की अपेक्षा करता है कि सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए। तो इन चैप्टर्स में ढेर जो बातें आपने पढ़ी हैं, जिन चुनौतियों को आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस पूरे के पूरे जितना आपने चैप्टर्स पढ़े, जितनी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, जितनी चीज़ें आपने देखी, उन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आप उन पर समाधान ढूंढिएगा। जो जो योजनाएं आपको दिखी, उनके क्रियान्वयन को कैसे और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, इस पर आप सोचिएगा। आप उसका पक्ष और विपक्ष सोचने की कोशिश करिएगा, तभी आप एनसीईआरटी का महत्व समझ पाएंगे। ये आपको एक डेटा प्रोवाइड करता है, ये आपके अंदर एक बेसिक समझ डेवलप करने के लिए पढ़ी जाती है। इसका उद्देश्य कोई फैक्चुअल रट्टा मारना नहीं है, इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का फैक्ट तैयार करना नहीं है। चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन विराम देते हैं। तो भैया आपका 8 तक का पूरा कंप्लीट हो गया। आप प्लेलिस्ट में जाइए, अनअकैडमी के यूपीपीएससी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पूरा का पूरा जितना 6 से लेकर 8 तक मैंने कवर कराया सब लिखा हुआ है। खैर, इसके बाद कुछ बातें और देख लेते हैं कि अगर आप ऐसे ही पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी क्लास करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ते हैं तो इस समय अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो 12 महीने के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो 3 महीने का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और 24 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो 4 महीने का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ साथ सर मिनी कोर्सेज भी हमारे यहाँ अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर चलते रहते हैं। ये सारे बैचेज हैं, ये 7 हमारे टॉप एजुकेटर हैं जो ऑप्शनल पढ़ाते हैं। तो इन 7 में से अगर कोई आपका ऑप्शनल हो तो आप ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। साथ साथ भैया ये हमारा लक्ष्य यूपीपीएससी का बैच है, 29 सितंबर से आ रहा है। तो इस बैच में अगर आप इनरोल करते हैं और पूरा का पूरा कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं इस बैच में इनरोल करके, पूरी कंप्लीट तैयारी 2022 के लिए। और एक पीसीएस का जीएस का क्रैश कोर्स चल रहा है इंग्लिश मीडियम, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ इन पॉपुलर एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं, और प्लस के साथ जुड़कर इन पॉपुलर एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि अपर सबऑर्डिनेट हो गया पूरा, जिसको आप पीसीएस बोलते हैं, पीसीएस अपर, लोअर हो गया, आरओ आपका हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपीपीएससी पेट हो गया, लेखपाल हो गया, वीयू हो गया, या
6 विषय अपने यहाँ ऑप्शनल अवेलेबल हैं, तो उन 6 विषयों को एज ऑप्शनल आप पढ़ सकते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ है सर, तो उसकी अगर हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर की, तो ध्यान रखिएगा कि फ़ी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। अगर मनी इशू नहीं है तो जितना फ़ीस यहाँ पर है उतने में आप एक विषय मात्र पढ़ते हैं। अगर किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में उतने में आप मात्र एक विषय पढ़ पाते हैं, ठीक है, वो भी पूरी तरीके से अगर एक ही बार आप पढ़ पाते हैं। यहाँ है तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप पे करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, तो आप 567 रुपये पर मंथ में आप 2 साल तक पढ़ सकते हैं लगातार। और ये रेफरल कोड अगर आप अप्लाई कर देंगे VT लाइव तो इसमें 10% ऑफ हो जाएगा और ये 567 का हो जाएगा 510 रुपये पर मंथ, यानी 24 महीने 510 रुपये पर मंथ EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। नो कॉस्ट EMI है सर, कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। और अगर आप डायरेक्ट पे करना चाहते हैं तो आप वही समझ लीजिए कि 510 को 24 से क्या कर लीजिए, 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर आएगा 2 महीने का। कंप्लीट पे करना चाहते हैं 10% ऑफ के साथ। और अगर आप 12 महीने का कंप्लीट पे करना चाहते हैं तो 701 को आप 12 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये पूरा यही स्ट्रक्चर आएगा आपका। तो ये जो इधर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 10% ऑफ होने के बाद, और ये लिखा हुआ है पहले के। तो प्रॉपर अगर आपके पास आप EMI के थ्रू नहीं पे करना चाहते हैं, डायरेक्ट पे कर देना चाहते हैं, तो लगभग 9,000 रुपये आएगा आपका 1 साल को, लगभग 13,000 रुपये के आसपास आता है, 12,000 कुछ आपका 2 साल का। तो ये इतने में आप सिर्फ और सिर्फ मेरा ही कोर्स नहीं पढ़ेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ेंगे, नहीं, इसमें आप पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट GS पढ़ सकते हैं, कोई भी बैच आप कर सकते हैं, कोई भी आप रिकॉर्डेड क्लास कर सकते हैं, कोई भी आप लाइव क्लास कर सकते हैं। सारे के सारे जितनी टेस्ट सीरीज चलती हैं, जितने भी मॉक टेस्ट चलते हैं, सारे के सारे में आपको एक्सेस मिल जाता है। और साथ साथ फ्री लाइव क्लास तो आप करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट एक्सेस 2 साल के सब्सक्रिप्शन का, अनअकैडमी के 2 साल का सब्सक्रिप्शन का भैया यही मतलब होता है कि इसमें आपको मिलता है एकदम पूरा कंप्लीट एक्सेस। कंप्लीट एक्सेस का मतलब ये है कि आप 2 साल तक किसी भी बैच में जा सकते हैं, किसी भी बैच में आप पढ़ सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप BPSC और UPSC की एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो एक साथ तैयारी के लिए कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग सर आज की क्लास को विराम देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के मध्य अपने लर्निंग ग्रुप्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। किसी भी प्रकार का कोई संदेह है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत नमस्कार। खुश रहिए, ईमानदारी से पढ़िए। सिविल सर्विसेज की तैयारी एक ऐसी तैयारी होती है जिसमें आप अपने प्रति जितना ईमानदार रहते हैं, तैयारी उतनी ही अच्छी होती है। आप खुद के प्रति ईमानदारी दिखाइए, सिलेबस के प्रति रिलेवेंसी दिखाइए, और आप लगातार यूटिलिटेरियन मोड में रह के पढ़िए, यानी उपयोगितावादी बनिए। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही पढ़िए, जो सिलेबस के लिए, जो सिलेबस में है वही पढ़िए। क्योंकि तैयार जैसे भारत का संविधान भारत का सुप्रीम लॉ है, वैसे ही तैयारी का संविधान सिलेबस होता है। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।